इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि आप सेटिंग्स के अंदर जनरल सेटिंग्स को कैसे मैनेज करते हो। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जनरल सेटिंग पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे जनरल सेटिंग पे जाते हो तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है साइट टाइटल और उसके बाद टैगलाइन। तो जो ये दो ऑप्शन हमारे पास अभी आ रहे हैं ये दोनों ऑप्शन हमारे पास पहले भी आए थे। अगर आपने अपीयरेंस सेक्शन के अंदर कस्टमाइज सेक्शन वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि ये दोनों ऑप्शन हमारे पास वहाँ पे भी आते हैं। मीन्स वहाँ पे भी हम साइट टाइटल और टैगलाइन को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो फिलहाल जो मेरी वेबसाइट का नाम है वो ही मेरा साइट टाइटल होता है और उसके साथ हम अपनी एक टैगलाइन यूज करते हैं जो जनरली मेरी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे दिखाई देते हैं। ये सेम ऑप्शन आपको कस्टमाइज सेक्शन में भी मिलते हैं। अगर आपको कोई थीम कस्टमाइज सेक्शन में ये ऑप्शन प्रोवाइड ना करे तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। आप जनरल सेटिंग में जाके अपनी वेबसाइट का टाइटल और टैगलाइन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वर्डप्रेस यूआरएल एंड साइट एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारी वेबसाइट का बैकएंड है जहाँ पे हमने अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया वो फिलहाल मेरे इस पर्टिकुलर रूट डोमेन के अंडर में ही है। आप यहाँ पे देखो जो हमारा रूट डोमेन है उसी के अंडर में मेरा WP एडमिन फोल्डर है। बट अगर मैं कभी यहाँ पे चाहता हूँ कि इस फोल्डर को मैं चेंज कर दूँ तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ABC लिख के सेव करूंगा उसके बाद जो मेरी वेबसाइट का बैकएंड होगा वो मेरा candytshirts.com/abc उसके बाद WP एडमिन। मीन्स जो भी आप बैकएंड में यहाँ पे फाइल्स देख रहे हो तो वो डायरेक्ट आपकी WP एडमिन के अंडर ना आके यहाँ पे ABC उसके बाद WP एडमिन फोल्डर आएगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूंगा, अदरवाइज वर्डप्रेस मुझे यहाँ से लॉग आउट कर देगा। तो फिलहाल मैं इसे कोई चेंज नहीं कर रहा। इसके बाद साइट एड्रेस, ये आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। जनरली इसे हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते बट आपका ये यूज हो सकता है। अगर आपने कभी देखा हो काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी होती है जहाँ पे आपका URL www के साथ अवेलेबल होता है, काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी होती है जहाँ पे आपका URL विदाउट www होता है। तो अगर आपने जब इनिशियल स्टेज में अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे हो सकता है आपने जब अपनी प्रोटोकॉल चूज की थी तो वहाँ पे आपने www पिक किया हो या फिर ना पिक किया हो। तो अगर आप उसे लेटर ऑन चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। तो जनरली ये हमारी वेबसाइट का URL होता है। अगर आप अभी यहाँ पे अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाओगे और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के URL को पेस्ट करके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो जो हमारा पाथ है वो फिलहाल HTTP और उसके साथ www के साथ अवेलेबल है। तो काफ़ी वेबसाइट्स आपको ऐसे भी मिलती है जहाँ पे आप यहाँ पे www यूज नहीं करते। www और नॉन www का पेज को प्रेजेंट करने के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे आओ। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी दी गई है, ये हमारी एडमिन ईमेल आईडी है। जनरली जब हम अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम हम ये एडमिन ईमेल यूज करते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी इस ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हो बट जब भी आप इसे चेंज करोगे तो आपने अपनी न्यू ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना होता है। तो जो भी आपकी नोटिफिकेशंस होती है लाइक आपकी वेबसाइट में कोई चेंजेस हुए हैं या फिर आप कोई प्लगइन यूज कर रहे हो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई कमेंट्स मॉडरेशन के लिए अवेलेबल है तो वो सारी नोटिफिकेशन आपकी इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे ही जाती है। तो ये आपकी मेन एडमिन ईमेल आईडी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हमारे पास मेंबरशिप। तो अगर आप यहाँ पे मेंबरशिप ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे फिलहाल है कि एनीवन कैन रजिस्टर। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे इसका मतलब आप अपनी वेबसाइट को अनेबल कर रहे हो कि कोई भी यूजर आके आपकी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर सके। तो फिलहाल मैं इसे आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। फिलहाल आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड को एक्सेस कीजिए। मैंने इस URL को कॉपी किया। देखो अगर आप अभी देखोगे तो जो हमारी वर्डप्रेस है वो एक बेसिक सेटअप के साथ है और यहाँ पे जैसे ही मैंने लॉगिन करने की कोशिश की तो वहाँ पे वर्डप्रेस मुझसे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड मांग रही है। उसके बाद रिमेंबर मी का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे मेरा लॉस्ट योर पासवर्ड और बैक टू कैंडी टी शर्ट ये ऑप्शन दिए गए हैं। बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कोई भी यूजर मेरा यहाँ पे आए और अपने आप को रजिस्टर कर ले। तो अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो कि कोई भी यूजर आके आपकी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर ले तो वो ऑप्शन आपका हमेशा तभी अनेबल होगा जब आप बैकएंड में इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को अनेबल करोगे। आप इसे अनेबल करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करो। जैसे आप सेव चेंजेस करते हो अब मैं दोबारा से अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आया है जिस पे लिखा हुआ है रजिस्टर। इसका मतलब कोई भी यूजर यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद कोई भी यूजर यहाँ पे अपना यूजर नेम और ईमेल आईडी डाल के अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। मीन्स यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन के लिए कोड जरूर जाएगा।
जिससे यूजर की ईमेल आईडी को हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। बट जनरली हम ये ऑप्शन नॉर्मल वेबसाइट में यूज नहीं करते। जब हम कोई पेड थीम परचेज करते हैं और वहाँ पे मेरी पेड थीम के अंदर ऑप्शन होते हैं कि कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट में आता है और मेरी वेबसाइट में आने के बाद यूजर अपने आप को रजिस्टर करता है, तो वहाँ पे भी आपकी वेबसाइट के अंदर जो ये फीचर होता है कि यूजर अपने आप को रजिस्टर कर ले, वो भी तभी वर्क करेगा जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर बैकएंड में इस ऑप्शन को अनेबल कर लोगे। अगर आपकी थीम ने यहाँ पे फ्रंट एंड में यूजर को रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया है तो भी ये आपका जो यूजर को रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है परफेक्टली वर्क नहीं करेगा जब तक आप कभी भी इस ऑप्शन को अनेबल ना करो। तो अगर आप कल को कोई पेड थीम परचेज कर रहे हो तो आपने इसका भी ध्यान रखना होगा, आपने हमेशा इस ऑप्शन को अनेबल करना होता है। बाकी मोस्ट ऑफ पेड थीम आपको ये इंडिकेट कर देती है कि आपने इस ऑप्शन को अनेबल करना होगा, तभी जाके आपका यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अनेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो भी यूजर अपने आप को रजिस्टर करेगा तो उसे एक रोल असाइन जरूर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो डिफॉल्ट रोल है वो हमारा सब्सक्राइबर का है, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम हम सब्सक्राइबर ही रखेंगे। आप कभी भी इवन बाय मिस्टेक भी आप इस ऑप्शन को एडमिनिस्ट्रेटर मत कर देना। एडमिनिस्ट्रेटर करने का मतलब है यहाँ पे बैकएंड में आपकी वेबसाइट का फुल एक्सेस, जो मैंने लास्ट वीडियो में यूजर के जो डिफरेंट रोल है वहां पे बताया था। इसका मतलब हो सकता है अगर आपने इसे गलती से एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया तो सभी यूजर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो किसी भी यूजर को डिलीट कर सकता है और इवन आपकी वेबसाइट के कंप्लीट बैकएंड को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसे कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर परमिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम हमेशा सब्सक्राइबर का ही रोल असाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है साइट लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे देखो, जो मेरी वेबसाइट है उसकी लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो ये जो ऑप्शन है अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास यूएस है। अगर आप चाहते हो तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे हिंदी नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे हिंदी सर्च करके भी अपनी वेबसाइट के अंदर हिंदी फाइंड आउट कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। इससे एक्चुअल में होगा क्या, जो आपकी वेबसाइट का जो बैकएंड देख रहे हो ये सारा इंटरफेस आपका हिंदी में हो जाता है। तो जनरली हम इसे ऐसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप ऐसे लैंग्वेज को चेंज करते हो तो हमने AHREF लैंग टैग भी लगाने पड़ते अपनी वेबसाइट के अंदर। तो फिलहाल जो यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है वो मेरी इंग्लिश यूएस होती है और मैं यहाँ पे इंग्लिश यूएस को ही सिलेक्ट करके चलूंगा। देखो, अगर आपको कल को मल्टीपल लैंग्वेज में वेबसाइट बनानी हो तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे पेड प्लगइन्स भी मिल जाते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेज में इजीली अनेबल हो जाती है विदाउट क्रिएटिंग एन एरर। अगर आप नॉर्मल ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है जो गूगल आपकी वेबसाइट से डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप बिना नॉलेज के अपनी वेबसाइट को डिफरेंट लैंग्वेज में कभी कन्वर्ट मत करो, क्योंकि हम जब अपनी वेबसाइट को डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करते हैं तो भी हमने कुछ कोड के थ्रू गूगल को इंडिकेट करना होता है कि हमारी वेबसाइट किस लैंग्वेज में है, ताकि गूगल मेरी वेबसाइट के अंदर जो लैंग्वेज है उसे इजीली डिटेक्ट कर सके और जो यूजर सेम इंटरफेस लैंग्वेज के साथ इन्फॉर्मेशन को गूगल पे ब्राउज कर रहे होते हैं उन तक मेरी वेबसाइट को इजीली पहुंचा सके। तो उसमें कुछ चीजें टेक्निकल भी होती है, वो हम अपने एडवांस एसईओ में कवर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइम जोन। तो आप यहाँ पे देखो, टाइम जोन है वो फिलहाल हमारा UTC 0 है। बट अगर मैं यहाँ पे अभी इंडिया में हूँ तो ये टाइम जोन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये टाइम जोन काम कैसे करता है, अब आप यहाँ पे अपनी पोस्ट पे जाओ। जब भी आप कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करते हो तो आप देखना हमेशा आपकी जो पोस्ट होती है उस पर टाइम स्टैम्प लग जाती है। तो यहाँ पे एक मैं डमी पोस्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डमी पोस्ट क्रिएट की। तो अब जैसे ही मैं इस पोस्ट को पब्लिश करूँगा तो देखो, यहाँ पे जो मेरी पब्लिश डेट होती है वो इस आर्टिकल के साथ यूज हो जाती है। अब आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओ तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक डेट आई है जिसका फॉर्मेट है जून 12, उसके बाद यहाँ पे मेरा ईयर। तो आप यहाँ पे टाइम देखो, जो मेरा टाइम है वो मेरा 6:40 AM है। बट अगर मैं यहाँ पे अपने करंट टाइम की बात करूँगा, करंट टाइम हमारा 6:40 AM नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बार तो अगर आप यहाँ पे करंट टाइम देखोगे तो मेरा करंट टाइम यहाँ पे 12:11 PM है। बट यहाँ पे अभी मैंने अपनी एक पोस्ट पब्लिश की है तो वहाँ पे मेरा टाइम 6:40 AM है। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि जो आपका करंट टाइम जोन है आप अपने करंट टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम डिस्प्ले करो। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हो डेट फॉर्मेट भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बैकएंड में डेट फॉर्मेट भी देख सकते हो। तो आप देखो, यहाँ पे अगर चाह रहे हो कि आपको पहले मंथ का नाम, उसके बाद आपको डेट, उसके बाद आपको ईयर चाहिए तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। जो हमारा करंट टाइम फॉर्मेट है जून 12, 2020, जून 12, 2020 मीन्स ये सेम फॉर्मेट है जो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपने टाइम जोन को चेंज करता हूँ कि जो मेरा टाइम जोन है वो
इंडिया के अकॉर्डिंग है और इंडिया में जो टाइम जोन है वो कोलकाता के अकॉर्डिंग पिक किया जाता है। तो आप यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट करो और एंटर करो। उसके बाद आप सेव करो। तो अब आप यहाँ पे देखो जो भी हम नई पोस्ट क्रिएट करेंगे उन सभी नई पोस्ट के अंदर जो टाइम स्टैम्प होगा वो मेरा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे आप अपनी पोस्ट को पब्लिश करो। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी पोस्ट को पब्लिश करते हो अब आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाओ। तो अब आप यहाँ पे देखो जो मेरा टाइम है वो 12:30 PM है। मीन्स अगर आप यहाँ पे अभी अपने करंट टाइम को चेक करोगे तो आप देखो यहाँ पे हमारा जो करंट टाइम है वो 12:13 PM है। ये टाइम जोन जनरली आपके आर्टिकल में भी डिस्प्ले होता है। मीन्स काफी बार हम अपने टाइम जोन को पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं कि जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो हमने किस टाइम पे पब्लिश किया है, तो वहाँ पे भी ये चीजें हेल्पफुल हो जाती है। उसके बाद आपकी बेसिक सेटिंग होती है कि जो हमारा वहाँ पे टाइम दिख रहा है बैकएंड के अंदर वो आप कैसे दिखाना चाह रहे हो। लाइक आप यहाँ पे AM PM को स्मॉल में या फिर कैप्स में यूज करना चाह रहे हो या फिर आप उन्हें यूज नहीं करना चाह रहे या फिर आप कस्टम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। तो ये आपकी बेसिक टाइम फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद आपके वीक स्टार्ट ऑन, ये बाय डिफॉल्ट आपका मंडे है और आपको यहाँ पे इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो जनरल सेटिंग के अंदर हम अपने कुछ चेंजेस लाइक साइट का टाइटल, वेबसाइट का एड्रेस, उसके बाद जो यूजर के डिफॉल्ट रोल होते हैं, टाइम जोन, इस टाइप के बेसिक सेटअप हम कर सकते हैं जो जनरली हमारी वेबसाइट में जब हम कोई भी पोस्ट या पेज क्रिएट करते हैं उस टाइम यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। जो भी आप यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके सारे चेंजेस आपकी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने राइटिंग और रीडिंग सेटिंग्स को कवर करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।